हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया, 1 बज गया। 2-3 मिनट वेट करते हैं। कैसा चल रहा है तैयारी भाई लोगों? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अरे सिलेबस की बात छोड़ो, सिलेबस तो होता रहता है। कौन सा कोई यूपीएससी या पीएससी आपको बोलेंगे 100% बोलो, 100% मार्क्स चाहिए मेरे को। 50, 60, 60% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है ना? तो सिलेबस कंप्लीट करने की बात किधर से आती है? ऑब्वियस है, सिलेबस तो करना पड़ेगा, बट देखो, आप ये अगर सोच के चलें कि जब मुझे अंदर से ना ये लगने लगेगा कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सारा मैंने रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब जाके मैं एग्जाम में बैठूंगा, तो ये मान के चलिए ये नहीं होने वाला। ठीक है, आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे होंगे ना, उसके आधे घंटे पहले तक, उसके 5 मिनट पहले तक, उस 1 मिनट पहले तक आपको लगेगा यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दें कि क्वालिटी उसकी, उसके क्वेश्चन साथ साथ करें। डंप ना लगाएं कि चलो इसको थोड़े दिन रोक लेता हूँ, मतलब बाद में करूंगा, बाद वाली चीज मत करिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या होता था कि मैं रात को ये सोचता था कि एक काम करता हूँ यार, अभी ना नींद आ रही है, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा। ट्रस्ट में वो जल्दी नहीं आता। ठीक है, और ये मुझे आइडेंटिफाई करने में लगभग 1 डेढ़ महीना लग गया कि शायद मैं अर्ली राइजर नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लेट नाइट काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मतलब सुबह भी आप सो के उठे हो, राइट, आप फ्रेश होने चाहिए। क्योंकि हमारा जो काम है ना, कोई फिजिकल काम तो है नहीं, बाहर गए जी, फावड़ा उठाया और गुड़ाई करने लगे या निराई करने लगे, है ना? हमारा क्या है, मेंटल काम होता है, हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। अब कंसंट्रेशन जब आप करने जा रहे हो तो पता लगे आप सो रहे हो, आपको नींद आ जा रही है ना? तो ये आपको कोई बाहर से एक्सटर्नली नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या बेटर है, आपके लिए क्या अच्छा है। ये एक सच है, इट्स अ ट्रूथ। मतलब ऋषि मुनि जो थे, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, है ना? सुबह उठते हो तो आप फ्रेश होते हो, दैट इज लाइक, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी ना। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, काम पे फोकस कर सकते हैं, पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सोने पे सुहागा, है ना? बट अगर आप रात को फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो मतलब यहाँ क्या है, मतलब यहाँ रेस ये नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, शाम को जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं। रेस इधर ये है कि आप सिलेबस को कितना अच्छी तरह से होल्ड कर पाते हैं। आप होल्ड तभी कर पाओगे जब आप फोकस कर पाओगे। फोकस आप तभी कर पाओगे जब आप फिजिकली मेंटली एक जगह पे होगे, है ना? खुद को तसल्ली देने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि पता लगे जी आज तो मैं 12 घंटे पढ़ लिया, है ना? आज मैं 12 घंटे पढ़ा था, आज मैं 15 घंटे पढ़ा था। घंटे गिनने से कुछ नहीं होगा गाइस, है ना? चेयर पे बैठ जाओ, 15 घंटे चेयर पे किताब लेके बैठे रहो, बाहर आके बोलो मैं 20 घंटे पढ़ा था। वो 20 घंटे आपके, जो बंदा 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट करके, 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहा होगा, अमेजिंग। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कितनी प्रायोरिटी रखती है ना, कितनी प्रायोरिटी रखती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्टिकुलर चीज, राइट, मे बी लाइक क्लास अटेंड करनी भी होगी ना, तो क्लास अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी रखती है ना, आपको लगता है कि नहीं एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, यार, जो तुम्हारा यूपीएससी या तुम्हारा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ही लेमन टर्म्स में बोलूँ ना, जिसको कुछ नहीं आता, तो मैं ये बोलूंगा ये एक ये डिसिप्लिन है। दिस इज अ डिसिप्लिन। ठीक है, और अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, आप डिसिप्लिन्ड हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। पढ़ाई कर रहे हैं आप क्लास देखो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना? आपने देखा होगा बहुत सारी ना, जब
आप स्ट्रेटेजी देखते हो ना, टॉपर स्ट्रेटेजी, है ना, और फिर आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हो। टॉप, अरे सर मैं तो फर्स्ट टाइम ही मैंने पढ़ाई करी थी, और मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, और मैं दिन में वही 15-16 घंटे 17 घंटे पढ़ता था। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, थिंक अबाउट इट। यूपीएससी की प्रिपरेशन या तुम्हारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कोई 10th का एग्जाम नहीं है ना। अब अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको बोलूं तो मैं इसको तपस्या बोलता हूँ, या आप ये डेडिकेटिंग योरसेल्फ। ठीक है, 15 घंटे कंटिन्यू रखना ड्यूरिंग दी होल प्रिपरेशन, मुझे लगता है शायद वो जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज लाइक आप सिलेबस पे अपना ट्रैक रखो, कितना कर लिया है, कितना नहीं कर लिया, कितना आपके टिप्स पे है, कितना बचता है, घंटे मत गिनिए। ठीक है, अगर आप घंटे गिनने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरी चीज आती है हमारे सिलेबस की, ज्योग्राफी की, जो अभी हम करंटली कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, यही ये जो सब्जेक्ट जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये इस तरह से एनसीईआरटी में भी इस सीक्वेंस पे नहीं दिया हुआ जिस सीक्वेंस पे मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। हर एक का एक लिंक है, मतलब अगर आपने पिछला किया है तभी आपको आगे में थोड़ा सा कंफर्टेबल आप रहेंगे, है ना। तो उस तरह से मैंने डिजाइन किया है। आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है ना। अब क्या है, आपको ये तो समझ आ गया कि कहना क्या चाहता है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा इसको सप्लीमेंट करना है। सप्लीमेंट आप कैसे करोगे, आप जाओगे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक है। एनसीईआरटी में जब आप टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी टर्म्स है ना, नई नई टर्म्स, ठीक है, वो आपको दिखेंगी। ठीक है, टर्म्स दिखेंगी आपको, कई बार उनका मतलब बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कई बार मतलब नहीं समझ आएगा, है ना। तो घबराना नहीं होता उधर। वैसे मोस्टली मतलब 99% आपको जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो समझ आएगा, बट हो सकता है कि 1% शायद आपको ना समझ आए, तो घबराना नहीं है, उसको समझो। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, आपने कोशिश कर ली, नहीं समझ आ रहा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बट उसको छोड़ना नहीं है, ये नहीं दिमाग में डालना नहीं जी यार ये नहीं हो रहा, मेरे बस का नहीं है, मेरा क्या ही होगा, है ना। तो आपने अगर सोच लिया है तो फिर नैया तो हम अपनी पार लगाएंगे लगाएंगे। ठीक है, एक एक सेमिनार था गाइस, आई टेल यू, मतलब बहुत पुराना है, आई थिंक एक स्कूल था क्या स्कूल, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और दैट वाज इन मुंबई। ठीक है, तो हुआ क्या, मतलब वहां एक उन्होंने ना एक टॉक रखी, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ना, जो 12th पास आउट हो रहे थे। ठीक है, जो 12th पास होने वाले थे ना, ठीक है, 12th पास आउट हो रहे थे, उनके लिए उन्होंने एक एक इस तरह से टॉक रखा, और मैं आई वाज लकी इनफ कि मैं वहां गया। ठीक है, और ये मेरे करियर का, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आई थिंक ये दूसरी या तीसरे, या 2 या 3 साल की बात होगी, ठीक है, ईयर्स की। ठीक है, अब जब मैं वहां गया तो हमें बोला गया था, प्रिंसिपल सेड कि सर आप, मतलब कुछ ऐसे हमारे एस्पायरेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स बोले तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th क्लास में हैं, लेकिन उनका ड्रीम है, उनका सपना है, वो चाहते हैं कि वो यूपीएससी क्रैक करें, सिविल सर्विसेज में जाएं। ठीक है, तो द मोमेंट मैं वहां गया तो सबसे पहले तो यही था सपना, भाई लोगों ने कहा सर हमारा सपना है कि हम यूपीएससी क्रैक करें। द मोमेंट दे सेड कि सपना है, ठीक है, तो आधा गेम तो आप वहीं लूज कर जाते हो। ठीक है, जैसे ही आप ये सोचते हो ना, ये यूपीएससी क्रैक करना मेरा सपना है, जैसे ही आप ये बोलते हो ना सपना है,
आधा गेम आप आधा वॉर यही लूज कर चुके होते हो आप। सपने सपने होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये खासकर जिसकी आप बात कर रहे हो यूपीएससी की, ठीक है, ये एक ऐसी जर्नी है जो बहुत ही प्लान्ड होती है। कहते हैं ना समुंदर जैसा सिलेबस है, पता ही नहीं लगता किधर से क्या उठा के डाल दिया। ट्रस्ट मी, समुंदर जैसा सिलेबस इसलिए लगता है क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं होती है। आपने अगर सिलेबस को ढंग से प्लान किया है, आप अपने सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है, आप इधर उधर की बातें नहीं सोच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी हो जाए, ठीक है। तो इसी सेमिनार के अंदर एक बच्चा उठा, ठीक है। बच्चा उठता है, कहता है सर रिजल्ट जो आप देखते हैं ना सर, मतलब 0.2%, 3%, मतलब क्या बोल रहा था वो, कहने की कोशिश कर रहा था। तो देखो 10 से 12 लाख लोग, ठीक है, अब तो और बढ़ गए, 10 से 12 लाख लोग अपीयर होते हैं। कितनी सीट्स होती हैं? 1000 बड़ी मुश्किल से, ठीक है। इतना रिजल्ट आता है सर, ठीक है। जब इतना रिजल्ट आता है, ये तो बहुत बहुत टफ है सर, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। और ये मार्केट में ना, मार्केट में मैंने कहते हैं ना कि बहुत सारे धुरंधर टीचर्स जो खुद को बोलते हैं कि हम बहुत धुरंधर है। धुरंधर क्या हो गया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूपीएससी जो है ना भाई बहुत टफ है, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। अब टफ किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज टफ? टफ डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और हो सकता है ये फिजिक्स मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल भी इससे कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, या करता नहीं हूँ, राइट, ठीक है। तो मुझे क्या लगेगा, ये हमेशा बहुत टफ लगेगी। बट एच सी वर्मा सर है, ठीक है, वो नहीं यार, ये दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट दैट लाइक आई आई हैव एवर कम अक्रॉस। मैंने लाइफ में जो सबसे इजी सब्जेक्ट देखा है वो फिजिक्स ही है, ठीक है। जो इजीएस्ट सब्जेक्ट मैंने आज तक देखा है वो फिजिक्स ही है। डिपेंड करता है इंटरेस्ट। सो अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, यूपीएससी में, है ना, और आप सच में ये इसको आप सपना नहीं मानते, आप समझ, ये आप सोच के चलते हो कि देखो ये एक बड़ा सा पहाड़ है, ऑब्वियसली एक बड़ा बड़ा सा पहाड़ आप खिसका नहीं सकते हो, उसको ऑब्वियसली टुकड़े टुकड़े करोगे ना, टुकड़े आप धीरे धीरे करके खिसका सकते हो। तो जब तक ये आपका सपना रहेगा, यूपीएससी मेरा सपना है, तब तक वो पहाड़ रहेगा, वो आप नहीं खिसका सकते। द मोमेंट पहाड़ आपका एक प्लान रह जाएगा कि हाँ जी, बाय कल के दिन मुझे इतना तोड़ना है, परसों के दिन मुझे इतना तोड़ना है, तीसरे दिन मुझे इतना तोड़ना है, चौथे दिन मुझे इतना तोड़ना है, और ऐसा नहीं करना है कि वो मलबा तोड़ के आपने रास्ते पे छोड़ देना है। अगर मलबा आप रास्ते पे छोड़ते जाओगे, पता लगे आप तो आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे आप जब देख रहे हो मुड़ के, तो आपको फिर से वो मलबा हटाना पड़ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, इंश्योर करोगे कि वो मलबा साइड में रहे। साइड मतलब जो भी आप करते जा रहे हो, जो भी आप रिवाइज करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपने वो सब कुछ रिवाइज कर लिया है। क्योंकि होता क्या है, आपके दिमाग में रहेगा, अच्छा अच्छा ये प्लेट टेक्टोनिक्स, अच्छा हैरी है ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, वैगनर ये बोला था, आपको बहुत याद रहेगा। लेकिन जो ब्रेन आपका होता है ना, ठीक है, एक महीने बाद, मतलब ये आज आपने पढ़ा है तो कल तक आपको बहुत फ्रेश लगेगा, परसों आपको लगेगा अच्छा सुना सुना सा थोड़ा सा, हाँ ये ठीक ऐसे ऐसे था। उसके अगले दिन अगर आपने उसको नहीं देखा तो धीरे धीरे करके वैनिश होना शुरू हो जाता है, और एक महीना तब आएगा जब बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप दोबारा आएंगे और दोबारा से फिर से पढ़ रहे होंगे,
और दोबारा फिर से आप यही करोगे तो होता क्या है, 4-5-6 साल जो पंचवर्षीय योजना क्यों लग जाती है लोगों की, और जो लोग गिव अप कर देते हैं। घर वाले देखते हैं 1-2 साल हो रहा है कुछ तो ठीक है, नहीं हो रहा तो बस शादी करके खत्म। ठीक है, तो आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए। अगर आपका प्लान इन प्लेस है, ठीक है, किस किस तरह से चलना है, आपके जो 6-7-8 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे आप करोगे, कैसे रिवाइज करोगे, आप पे डिपेंड करता है। हम बिल्कुल बना के दे सकते हैं आपको शेड्यूल, अच्छा ये आज ही पढ़ो, आज वो पढ़ो। व्हाट इफ इन केस एक हफ्ते भी आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? इट इज नॉट टफ, ट्रस्ट मी। जब मैंने शुरू किया था, ठीक है, मैं एक जॉब में था, ठीक है, जॉब में था, अचानक से मुझे ये इंस्पायर हुआ कि नहीं यार, आई शुड ट्राई सिविल सर्विसेज। मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। और ये होता ना कि अनाड़ी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं यार, इट इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज के जमाने में जिस तरह से यूट्यूब हो गया है, जिस तरह से बहुत सारी एप्स मार्केट में आ गई हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आपको जो कुछ भी पढ़ना है बुक्स के थ्रू पढ़ना है। आपको अगर किसी किसी टीचर की अगर असिस्टेंट चाहिए, आपको कोचिंग करने जाना पड़ेगा, ठीक है। और उस टाइम पे मैं दिल्ली में था, तो हमारा घर गाजियाबाद में था। तो गाजियाबाद से मुखर्जी नगर अगर कोई दिल्ली से है तो उसको समझ आ रहा होगा कितना दूर है, ठीक है। उस टाइम पे मेट्रो वेट्रो कुछ भी नहीं होती थी, ठीक है। और जॉब के बाद गाजियाबाद से मुखर्जी नगर जाना एक अलग टास्क था। तो मैंने फिर वही, यार ये तो देखो भाई पूछ क्या रहे हैं, तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी बोल रहे हैं, ज्योग्राफी होती है, ठीक है, इकोनॉमी पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी रहती। मैं साइंस ग्रेजुएट था, ठीक है। तो एक साइंस एंड टेक होता है, ठीक है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ओ यार ये तो मैं उड़ा दूंगा, साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया है यार, आई नो एवरीथिंग। समझ रहे हो? लेकिन मतलब क्या है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मतलब ऑस्टियोलॉजी, व्हाटएवर, ठीक है। तो जब मैंने सिलेबस खोल के देखा, आपका ज्योग्राफी का सिलेबस देखा, ठीक है, हिस्ट्री देखा, और मैंने जब बुक्स को देखना शुरू किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मतलब ज्योग्राफी, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब यूपीएससी आपका, जैसे ये मान लेते हैं ये ज्योग्राफी है, ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये ज्योग्राफी है। यूपीएससी, ये सिलेबस की डेप्थ है, यूपीएससी पूछ रहा है यहां तक, मतलब ये बहुत ही जनरल है, बहुत जनरल है, बट बुक्स में कहाँ दे रखा है यहां तक, ठीक है, बुक्स में यहां तक दे रखा है। आइडियली ये जो ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है, बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, बट इट वाज टेकिंग उस टाइम पे 6-6 7-7 महीने में भी खत्म नहीं होता था, और कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता था ये, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मेरा जो ऑप्शन था वो ज्योग्राफी मैंने लिया था। मतलब सोचो, एक साइंस का बैकग्राउंड है मेरा, ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी जिस तरह से एनालिटिकल है, जिस तरह से आपकी जो सोच है, ठीक है, उसको जिस तरह से वो इनकलकेट करके चलती है ना, जिस तरह से आप उसको एसोसिएट कर पाते हैं, ठीक है, मैंने ज्योग्राफी अपना ऑप्शन लिया था। और ये रॉकेट साइंस, मुझे आई डोंट नो, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था शायद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं क्या क्या पूछते हैं, ठीक है, और मुझे लगता था कि मेरी तैयारी सबसे कम है, ठीक है। कुछ लोग जो थे मेरे दोस्त बने थे मुखर्जी नगर, 2-4-10 बार ही गया था मैं, फीस दे के आया था बकायदा मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, बट जा नहीं पाता था बिकॉज ऑफ एग्जाम, सॉरी ऑफिस इस तरह से हेक्टिक होता था, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो सुबह जाना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। और जाके भी तुम्हें उधर सोना ही रहेगा तो फिर क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो कुछ दोस्त मेरे बने थे, और मुझे जब उनसे मैं बात करता था मुझे लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता,
बट जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता था तो मैं देखता था अच्छा ये तो मैं मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। उस टाइम पे जो हमारे पीएससी एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे पीएससी होते हैं, उनके मैं पेपर्स देख लेता था और यार ये तो बहुत आसान है, आई कैन डू इट। गेट माय पॉइंट। और ट्रस्ट मी, उस छोट जो मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, उस प्रिपरेशन से आई कुड क्वालिफाई। मैं प्री क्वालिफाई किया, मैं मेंस में बैठा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नहीं समझ आया। देखो, क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए थे कि हाँ प्री में क्या पूछते हैं। मेंस में नहीं ध्यान था। आई वाज लाइक अरे आज तक ग्रेजुएशन में तो लिखा ही रहा है ना, लिखना ही रहेगा। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे मैंने मेंस का क्वेश्चन वेश्चन नहीं देखे थे, ऐसे ही मैं अटेम्प्ट देने पहुंच गया था, बहुत पढ़ाई करके गया था इनफैक्ट। बट एंड रिजल्ट क्या था? इंटरव्यू में नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता ही था मेंस में क्या पूछते हैं। बट सेकंड अटेम्प्ट जब आया तो मुझे पता था कि जो मैंने प्री के लिए पढ़ा था वो इनफ है, वो बहुत इनफ है। ठीक है, मुझे क्या देखना है कि मेंस में लिखते क्या है। एंड आई वाज लकी कि आई केम अक्रॉस वन ऑफ द मतलब uh, एक एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं उनके संपर्क में आया एंड ही वाज लाइक अमेजिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा उदास भी था कि अब मेंस में मतलब नहीं होने वाला है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब उनसे बात हुई देन ही वाज लाइक अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि मैं मेंस में मतलब हो जाए तो फिर वो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ठीक है, यू नॉट इवन क्लोज टू रियलिटी। ठीक है ना? थोड़ी सी बातें कड़वी थी लेकिन जब मुझे समझ आया वो यार कहने बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, थोड़ा वहां से समझ आया कि ऐसे होता है। तो सेकंड अटेम्प्ट आई कुड क्लियर मेंस आल्सो। ठीक है, और वहां से फिर समझ आया नहीं यार अगर अब दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, मतलब इतनी जॉब के बाद अचानक से ट्राई किया था वो 32 एज लाइक उसी टाइम हुई थी। सो मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी और कितने नंबर से रहेगा कितने नंबर से नहीं रहेगा दैट वाज ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो देन आई स्टार्टेड लाइक कि ऐसी क्या चीजें थी जो मार्केट में नहीं है। ठीक है, व्हाई डू पीपल स्ट्रगल, और वहीं से मैंने चलना शुरू किया। ठीक है, और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शन था, मैं ज्योग्राफी से चलना शुरू किया, चलो ज्योग्राफी करता हूँ। और लेकिन सब्जेक्ट्स को मैंने कभी नहीं छोड़ा। अगर मुझे आज बोलोगे तो इतनी जितनी ईज के साथ मैं ज्योग्राफी के साथ हूँ कंफर्टेबल, उतना ही मैं इकोनॉमी के साथ कंफर्टेबल हूँ, उतना मैं पॉलिटी के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, उतना ही मैं हिस्ट्री के साथ कंफर्टेबल हूँ। समझ आ रहा है? तो बेसिकली आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या, अंधे होके नहीं पढ़ने का। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं प्लीज गो थ्रू द सिलेबस, प्लीज गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि क्या पूछा क्या गया है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड आपके समझ में आएगा। अगर आप 5-7 साल के भी अगर एनालाइज कर लोगे ना पेपर्स, आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। उससे आपको समझ आ जाएगी कितना जाना है। समझ आया? ठीक है, तो उससे आपको सब्जेक्ट की डेप्थ पता लग जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो जहां उसका जो क्वेश्चन था बच्चे का कि बहुत टफ है, मैं उस पर मैं आप लोगों को भी एक बार थोड़ा सा हेड्सअप देता हूँ जो हमारी उधर बात हुई। ठीक है, जो फॉर्म भरते हैं ना यूपीएससी में, मैं सिर्फ फॉर्म भरने की बात कर रहा हूँ इस कितने लोग भरते हैं? मान लो 10 लाख मान लेता हूँ, 10 लाख लोग। ठीक है, ये 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और इनमें से ऑलमोस्ट 50%, रादर आई वुड से 90%, 90% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म निकला फॉर्म भर देते हैं।
अरे यार यूपीएससी का फॉर्म आया, फॉर्म डाल देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन 10 लाख में से लगभग 9 लाख तो ऐसे ही फॉर्म डाल दिया जी, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, भाड़ में गई पढ़ाई लिखाई। ठीक है, और कुछ एडमिशन लेते भी हैं, कुछ एडमिशन नहीं भी लेते हैं। बचते हैं आपके 1 लाख लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इनमें से भी जो प्रिपरेशन आपके 1 लाख लोग कर रहे हैं ना, इनके पास भी 50% के पास एक प्लान बी रेडी होता है हमेशा। इट इज नॉट बैड, ये गलत नहीं है कि आपके पास प्लान बी है, ठीक है, बट प्लान बी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपके पास यूपीएससी का टाइम है, उस टाइम पे ये डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ये साइड बाय साइड रहे, बट इसको इतना डोमिनेट ना कर दे कि इसको इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। कहने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साइड में आपका कोई प्लान बी है, बट प्लान बी इसको डोमिनेट करे जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ सिर्फ फिर क्या कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कायदे में बचते हैं कितने, 50,000 लोग। 50,000 लोग में से आई वुड से कम 50% लोग ऐसे होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रिवाइज नहीं करते हैं। मतलब उनको रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन नहीं होता उनका, वो तो पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं दिसंबर आने तक, अरे यार इस साल तो हो गया, अब इतने कम समय में क्या हो पाएगा, अगले साल से ट्राई करेंगे। तो आप ऐसे कर करके आपको क्या दिखेगा कि आपके पास जो जो कंपटीशन रियल बचता है वो अराउंड 10,000 लोग बचता है, और 10,000 में आपको पता ही 1,000 के आसपास सिलेक्शन हो रहे होते हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, तो सच में कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्या, बताओ। बहुत ज्यादा कंपटीशन है अगर आप सीरियस हैं। हाँ जी। हमारी पंजाब टीम बहुत बहुत टफ है कंपटीशन। सही कही था। गुड आफ्टरनून पीयूष। कंपटीशन है ही नहीं कहीं यार, कंपटीशन सिर्फ आपके यहाँ पे है, इधर सोच में है। आपने देखा होगा, जो आपका हाथी होता है ना, आपने देखा होगा हाथी एक छोट पतली सी चेन से बंधा रहता है। ठीक है, उसको लगता है ना चेन से बंधा हो भाई साहब, हिलने का नहीं है। बट आराम से एक बार वो झटका मारेगा ना, चेन टूट जाएगी। ठीक है, प्रेशर प्रेशर में नहीं आना, जहां से आप प्रेशर में आए, ठीक है, जैसे आप प्रेशर में आए आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और आपसे दूसरा कोई नहीं जानता, आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं जानता कि आपकी कैपेसिटी, आपका पोटेंशियल, ठीक है, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ सकती है। आप अपने शरीर को सबसे ज्यादा जानते हो। कहने में पॉइंट, ठीक है। सो चलो, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू गाइस। तो जिसके भी दिमाग में ये आ रहा होगी बहुत टफ है, ठीक है, मेरे से नहीं होने वाला है, ठीक है, मेरे से नहीं होगा, या फिर आई एम नॉट दैट स्मार्ट। यूपीएससी को स्मार्ट लोग नहीं चाहिए, यूपीएससी को वो लोग चाहिए जो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, अपना दिमाग लगा सकते हैं। और सिलेबस इसलिए समुंदर है क्योंकि सिलेबस को जिसने मैनेज कर लिया वो जिला आराम से मैनेज कर सकता है। मतलब सोच के देखो ना, एक बंदा है जिसने जिससे सिलेबस मैनेज नहीं हो रहा, उससे जिला मैनेज करवा लोगे आप। अरे भाई साहब नींद आ रही है, ऐसा करो, आपकी कोई समस्या है ना, आप कल आना, आज रहने दो। आज दिन का मैंने बहुत देख लिया, आज दिन के मैंने 50 लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। आज का
दिहाड़ी खत्म हो गया भाई साहब, कल आइयो, आज हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी ज्वालामुखी ज्वालामुखी, वोल्केनो वोल्केनो वोल्केनो। ठीक है, बड़े भाई साहब आ गए आज, पढ़े वोल्केनो। मेरी आवाज आवाज क्लियर है? आवाज, वीडियो, एवरीथिंग क्लियर? चैतन्य, वहां आज कितने लोग हैं सेंटर में? अच्छा, ठीक है, गुड है, गुड है, गुड है। हाँ, टेस्ट नहीं हुआ था संडे को, क्योंकि यार चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ अपना, है ना? तो बिना चैप्टर कंप्लीट कराए फिर कैसे, है ना? बट टेस्ट आप पुराना एक बार देख लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझते हैं भाई साहब, ये ज्वालामुखी दिख रहा है ना आपको? एकदम से उबल रहा है भाई गुस्से से, है ना? उबल रहा है ना भाई, क्या मतलब, गुस्से में उसने तबाही मचा दी है। ठीक है, तो हमको समझने का है कि बेसिकली ज्वालामुखी, मतलब ये समझाने की तो जरूरत है नहीं आपको कि ज्वालामुखी होता क्या। देखो, ऐसा कोई पर्वत जिस जो सीधा अर्थ के इंटीरियर से, मतलब अर्थ के एस्थेनोस्फेयर से, मेंटल से कनेक्ट हो रहा हो, है ना? यही होता है। तो ज्वालामुखी अगर हम बोलें कि डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या करोगे? तो वोल्केनो क्या है? इज अ पाथ, मतलब रास्ता ही तो है। पृथ्वी के इंटीरियर से क्या हो रहा है? रास्ता ही है, रास्ता है, या उसको पाइप बोल लो, आप वेंट बोल लो, है ना? जिसके थ्रू पिघला हुआ पदार्थ अर्थ के स्टेनोस्फियर से, अर्थ के इंटीरियर से क्या आ रहा है? पिघला हुआ पदार्थ उस पाइप, उस वेंट के थ्रू निकल रहा है और अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं आप? ज्वालामुखी। बस मैंने हिंदी में लिखा है, ज्वालामुखी एक पथ है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह तक आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉल्केनो इज ए फिशर। फिशर क्या होता है? क्रैक, ऐसे। ठीक है, अब इस पे हम समझेंगे दोनों। ये पाथ मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये क्या है आपका, ये पहाड़ सा है, मतलब नीचे इस तरह से ये कुछ निकल रहा है इधर। ठीक है, तो ये पाथ भी हो गया। एक फिशर भी हो सकता है, मतलब दरार डेवलप हो गई है पृथ्वी, अर्थ की क्रस्ट में, कम्युनिकेटिंग विद द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू विच फ्लो ऑफ लावा। यहाँ से क्या निकलेगा? लावा निकलता है। ठीक है, गैसेस निकलती हैं जो सरफेस तक आ जाती हैं। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से संचार करने वाली एक दरार है जिसके माध्यम से लावा का प्रवाह होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? ज्वालामुखी ज्वालामुखी समझ आ गया होगा कि बेसिकली हम ज्वालामुखी से, हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मतलब क्या है ज्वालामुखी से। ये ज्वालामुखी गुस्से वाला ज्वालामुखी नहीं होता है, ओ भाई साहब जो गुस्सा ज्वालामुखी हो गया भाई। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी जो हमने इंटीरियर पढ़ा है, ठीक है, इंटीरियर में आपने देखा था लोअर मेंटल थी, अपर मेंटल था। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा कि ये पाथ किधर तक होता है, और ये हमारा एविडेंस के तौर पे काम करता है इंटीरियर के, कि जब लावा बाहर आता है तो हमें दिखता है कि बहुत गर्म है, तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि लावा जो है इंटीरियर से पिघली हुई चट्टाने बाहर लेके आ रहा है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बहुत ज्यादा है। बट कितनी हाइट पे है, कितनी गहराई पे है, सॉरी, वो हमको नहीं पता लगने वाला है। समझ आया? बट ये फील जरूर आ सकता है कि अगर बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इतना पास होता, तो अर्थ के क्रस्ट पे हम बैठे, मतलब 5-6 किलोमीटर पे अगर इतना सब कुछ होता, तो 6 किलोमीटर में अभी तक तो हम ना, मतलब भट्टी बन गए होते। अभी तो पृथ्वी तो हमारी भट्टी बना दी गई होती। समझ रहे हो? ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से नीचे वाले भाग से, अंदर से, ठीक है,
क्या निकल रहा है? लावा आ रहा है। लावा क्या होता है? पिघली हुई चट्टानें हो सकती हैं, ठीक है। तुम्हारी गैसेस वहां से निकल सकती हैं। जो पृथ्वी के अंदर से कुछ भी आप पदार्थ जो आप बाहर आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हो आप? उसको हम लोग बोलता है ज्वालामुखी। पंजाबी में बता दूं? की गल हो गई, पुलिस चढ़ आई है। एक प्रोग्राम आता था ना, लिश्कारा, पंजाबी में। लिश्कारा, लिश्कारा मंडे आता था। तुम लोग तो आजकल सोनी देख रहे होगे ना, तो कहाँ याद रहता है। पंजाबी में खुद कन्वर्ट करना है। चैतन्य तुम करके देना इनको पंजाबी में कन्वर्ट। ज्वालामुखी एक रास्ता है जिदे नाल नहीं यार, मैं ट्राई भी नहीं कर सकता, तो मतलब कन्वर्ट ही नहीं कर पाऊंगा मैं उसको। ठीक है, तो चैतन्य से ले लेना भाई। ये पंजाबी में टॉपर रहा है, सो ही नोज एवरीथिंग। आगे बढ़े। पीयूष, मंजीत, आगे चलें सर। हाँ जी मंजीत, तुम आधा घंटा लेट थे भाई, तुम आधा घंटा लेट आए हो। चले, आगे बढ़े। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब, वॉल्केनो को हम बांटते कैसे हैं। ठीक है, जो हमारा वोल्केनो होता है, जो हमारा ज्वालामुखी होता है, ठीक है, उसके उसको हम दो भागों में उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। कैसे? एक तो कि वो बेचारा, ठीक है, किस तरह से उसमें विस्फोट हो रहा है। दूसरा, विस्फोट कब कब हो रहा है, मतलब विस्फोट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिस ऑफ इरप्शन बोले तो जैसे कि, मतलब ये वेंट के थ्रू हो रहा है, जैसे ये हम पाथ देख रहे थे अभी, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, जिसको हम सेंट्रली इरप्शन भी बोलते हैं, केंद्रीय उद्वेदन बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेंटर से निकल रहा है क्या, केंद्रीय उद्वेदन। ठीक है, या फिर दरार वाला, मतलब दरार बन रही है। जैसे ये हम देख रहे थे ना, मतलब इधर लावा गया, इधर लावा इसने धकेला इसको मैग्मा ने, और यहाँ पे एक दरार बन गई। दरार से आपका मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है। ये आपका कौन से वाला हो गया? फिशर वाला, दरार वाला, दरार, ये उद्वेदन। ठीक है जी। तो एक तो आप किस तरह से उसके अंदर लावा किस तरह से बाहर आ रहा है, सेंटर से बाहर आ रहा है या फिर दरार से बाहर आ रहा है। दूसरा, क्या उसके अंदर, ठीक है, विस्फोट हो रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव, ये वो वाले वॉल्केनो वाले ज्वालामुखी है, ठीक है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब उनमें विस्फोट कभी भी होता रहता है। ठीक है, हाल में हुआ था या कुछ सालों पहले हुआ था, और वहां पे ना भूकंप भूकंप दिखता रहता है। तो भूकंप क्या होता है? वो एक तरह से आपका एग्जाम्पल है कि वहां पे कुछ ना कुछ हरकत चले जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो सेंट्रल जो उद्वेदन होता है, सेंट्रल उद्वेदन कहाँ पे हमने देखा था? जहाँ पे एक, जो हमारी प्लेट थी वो नीचे जा रही थी, एस्ट्रोनोस्फेयर में पहुंच जा रही थी, वो पिघल रही थी, प्रेशर बन रहा था, तो एक सेंट्रल इरप्शन बन रहा था। तो उसको हम क्या कहते थे? डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते थे। बताओ, डिस्ट्रक्टिव भी बोलते थे ना, क्योंकि वहां पे प्लेट क्या हो रही है? खत्म हो रही है ना। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बोल रहे थे, और क्या बोलते थे? बताइए। कन्वर्जेंस जोन बोलते थे। ठीक है भाई, कन्वर्ज हो रही है ना, ऐसे आ रही है ना। और क्या बोलते हैं? अर्थ, ऑब्वियसली नीचे बहुत डीपली जाएगा तो डीप अर्थ क्वेक होंगे इधर।
और ये कैसा बनेगा, कोन की तरह बनेगा। ठीक है, फिशर में क्या था, दरारी उद्भेदन किधर मिलेगा, जहां पे क्या हो रहा था, हमने देखा था सी फ्लोर जो था, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा था, मतलब जो सी था ना, ये उसका प्लेट प्लेट थी, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब नया फ्लोर बन रहा था ना, तो सी फ्लोर स्प्रेड में हमने देखा था। ठीक है, अब इधर बन रही है, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रही, तो हमने डिस्ट्रक्टिव बोला, यहाँ पे बन रही है तो हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हो गया। ये दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंस बोल रहे थे हम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वही दूर हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो भूकंप मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, शैलो डेप्थ के मिलेंगे, मतलब उथले, मतलब ऊपरी भूकंप का केंद्र बिंदु आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिव हमने बात करी, पास्ट में भी हो चुके हैं, फ्यूचर करंट में भी हो रहे हैं या हो सकते हैं, और फ्यूचर में भी उनके होने के चांसेस हैं। डॉर्मेंट क्या है, पास्ट में ये हुआ है इरप्ट, प्रेजेंट में नहीं हुआ, बट फ्यूचर में इसके होने के चांसेस है। एक्सटिंक्ट था, पास्ट में हुआ है बट अभी नहीं हुआ है, नहीं होने हैं, ना आगे होने के इसके चांसेस है। ठीक है, मतलब बहुत पास्ट में बहुत पहले हुआ होगा, बट अभी फिलहाल काफी सालों, मतलब काफी टाइम से, लाइक वहां पे विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही आगे होने के चांसेस है। यहाँ पे हलचल वलचल भी नहीं महसूस हो रही है, भूकंप भूकंप नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? क्लियर है तो ए दबाओ, क्लियर है तो ए दबाओ, नहीं क्लियर है तो बी दबाओ। बोल आ रहा है, क्लियर है तो ए दबा दो, नहीं क्लियर है तो बी दबाओ। क्लियर है, पक्का क्लियर है ना? मुझे लगता है एक बार दोबारा कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, तुम लोग को शर्मा जाते हो ये पंजाबी लोग। चलो जी, बनाते हैं। तो हम क्या बोले, अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, जो वॉल्केनो होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, हम दो भागों में, दो तरह के वॉल्केनो हम कंसिडर करते हैं, किस बेस पे, कि उनके अंदर विस्फोट किस तरह से हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि वो सेंट्रली इरप्ट हुए हैं। ठीक है, मतलब ये यहाँ से ना इस तरह से आए हैं, या फिर दरार, दरार के थ्रू उनमें विस्फोट मतलब निकले हैं, उद्भेदन हुआ है। ठीक है, तो ये सेंट्रल हुआ, तो ये आपके हो गए केंद्रीय उद्भेदन या सेंट्रल इरप्शन। ठीक है, ये आपके हो गए दरारी उद्भेदन, या फिर दरारी, या फिर क्या बोलोगे उसको, फिशर। ठीक है, आपको हमने उस दिन पढ़ा था कि केंद्रीय उद्भेदन किधर होता है, जहां हमने क्या देखा था, प्लेट अंदर जा रही है, हैवी वाली प्लेट जो ओशनिक प्लेट होती थी, ओशनिक प्लेट नीचे गई। ठीक है, जाते क्या होती है, ये एस्टेनोस्फीयर में पहुंची, ये जाके पिघल जाती थी, पिघलने के बाद क्या होता था, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता था, और जहां पे भी जो क्रस्ट होती है आपकी कमजोर हो रही थी, वहां से क्या हो रही थी, ये बाहर निकल आता था। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल इरप्शन होता है वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, प्लेट एक डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसको क्या बोल रहे थे हम, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है, साथ में आपने देखा था ये किस, क्यों प्लेट नीचे आई, क्योंकि लावा क्या कर रहा था, इस तरह से कुछ मूव कर रहा था अंदर, जो कन्वेक्शनल करंट थी लावा की, मावा क्या बोलते हैं उसको, मैग्मा की, कुछ इस तरह से हो रहा था कि क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला था, कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस की वजह में भी होता है। ठीक है, एक तो हमने ये देख लिया,
ठीक है, अब ये क्या है, काफी गहराई तक आ रहा है ना, उसके बाद ये हो रहा है, तो हमने क्या, यहाँ क्या देखेंगे, आपको भूकंप भी बहुत ही गहरे में मिलेंगे। तो डीप डेप्थ आपको भूकंप मिलेंगे। ठीक है साहब। ठीक है, ये कॉनिक ऑब्वियसली कॉनिकल बनेगा। इसमें क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सी फ्लोर बन रहा है, कुछ चीज बन रही, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्टिव हो गया, है ना। अब ये क्या हो रहा है, ये दूर हो रही है प्लेट्स, तो कौन सा जोन हो गया, डाइवर्जेंस। अब इतने नीचे पहुंचेगा क्या, नहीं, ये आसपास ही होता है, तो ये क्या हो गया, शैलो, मतलब ज्यादा गहराई में भूकंप नहीं मिलेंगे। ठीक है मालिक को, जैसे मिड ओशनिक रिज, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब समझ आए कि नहीं आए, ये बताएं। समझ आए। ओए लग्गो, लोगो लोगो लोकू, लोकी, समझ आया। यार अकेला ही हूँ कि क्लास में मैं, am I alone? बोलो। मंजीत, पीयूष, सूरज, चैतन्य, संगीता, अभिनव, अभिमन्यु, अनिल पठानिया, सुचिता, संजना शर्मा, ये क्या नाम है, अच्छा, मुझे लगा बच्चे का नाम है। ठीक है, हट गया, पीछे मैंने लिखा ही नहीं कुछ भी वैसे। एक बारी और, चलो जी, एक बारी और कर लेते हैं, ट्राई करता हूँ अच्छी राइटिंग लिखने की। हमने क्या बोला, हमने जो ज्वालामुखी है ना, वॉल्केनो, इनको हमने दो भागों में विभाजित किया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि ये जो इनमें इरप्शन होता है ना, जो इनमें विस्फोट होता है, या जिस तरह से ये मैग्मा बाहर आता है, वो किस रास्ते से आता है, रास्ते के हिसाब से। ठीक है, तो एक रास्ता क्या है, एक रास्ता हमने पढ़ा था कि वो नीचे से एक पाइप वेंट के थ्रू निकल रहा है ना, कुछ इस तरह से। एक तो ये रास्ता है, एक रास्ता क्या हो रहा था, ये दरार बनाता है और दरार से बाहर आता है ना। तो इसको हमने क्या बोला, सेंट्रल इरप्शन। इसको हमने बोला फिशर इरप्शन। इसको हमने क्या बोला, केंद्रीय उद्भेदन। इसको हमने बोला दरारी उद्भेदन। ठीक है, केंद्रीय यार, केंद्रीय, और इसको हमने बोला दरारी। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि सेंट्रल किधर होता था। जब मैंने आपको जब प्लेट में बताया था, जब मैं कन्वर्जेंस पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि जो ओशन की प्लेट होती है ना, वो भारी होती है ना। जो ओशन की प्लेट भारी होती है, तो क्या करती है, नीचे चली जाती है ना। नीचे जाती है तो क्या होता है, पिघल जाती है स्टेनोस्फेयर में जाके। जब पिघल जाती है तो प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद क्या होता है, इनका सेंट्रल इरप्शन होता है ना। तो आपको पता है प्लेट नीचे काफी स्टेनोस्फेयर नीचे है ना, तो आपको क्या दिखेंगे, डीप डेप्थ अर्थक्वेक दिखेंगे आपको यहाँ पे, है ना। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, कन्वर्जेंस भी दिखेगा, और क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है।
चीजें बन रही हैं, चीजें खत्म हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना? तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन हो गया। ठीक है, सिमिलरली फिशर में क्या हो रहा है, आपको शैलो डेप्थ अर्थक्वेक मिलेंगे, है ना? और क्या होगा, डाइवर्जेंस हो रहा है, और क्या मिल रहा है आपको, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। होप यहां तक आपको समझ आ गया है। मराठी में नहीं आया, नहीं मराठी में ऐसे नहीं, हिंदी में मतलब जो मराठी स्पीकिंग लोग है ना, मतलब हिंदी आगेला ऐसे नहीं बोलते हैं, सही हिंदी बोलते हैं, हमारी तरह हिंदी बोलते हैं वो लोग। या देखो, एक्सेंट तो है ही, आप अंग्रेजी जो लोग बोलते हैं आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि यूएस का है या फिर ब्रिटिश एक्सेंट है इसका, स्कॉटिश अलग बोलते हैं, है ना? हिंदी जैसे हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हिंदी अगर आपको नॉर्दर्न दिखेगा, दिल्ली का अगर कोई हिंदी स्पीकिंग बंदा होगा उसकी हिंदी अलग होगी, राइट? यूपी से उत्तर प्रदेश का जो बंदा होगा उसकी आपको हिंदी अलग दिखेगी, है ना? बिहार में हिंदी ही बोलते हैं तो उधर भी थोड़ा सा मैथिली और भोजपुरी मिक्स हो जाती है ना? तो आपको वो डायलेक्ट जो है ना, वो टोन थोड़ा सा अलग दिखेगा। चले आगे, यही थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्ड करो, अदरवाइज मुझे पता नहीं लगेगा आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Just wait a minute, guys. हाँ म्यूट ही है, एक सेकंड, एक सेकंड में वापस आऊँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
सॉरी गाइस, सॉरी, एक अर्जेंट कॉल थी जो मुझे अटेंड करनी पड़ी। ऑडिबल? ठीक है। सो ये हो गया यहाँ तक क्लियर। सेंट्रल फिशर, दरारी उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन, है ना? तो आगे चलते। ठीक है। और क्या था इसमें? ये हमने बात कर ली थी इरप्शन के बेस पे। ठीक है। और कब कब तुम्हारा विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में, कि केंद्रीय केंद्रीय बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारा सक्रिय है ना? सुषुप्त ज्वालामुखी है या फिर एक्सटिंक्ट ही हो गया है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं गाइस, जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आप नहीं समझोगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपके हिल जाएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लावा जो होता है ना, ठीक है, जो लावा होता है, लावा आपका दो टाइप का होता है। ठीक है। लावा जो होता है ना, दो तरह का होता है। ठीक है। किस तरह से हम इसको अलग अलग करते हैं। एक लावा जिसके अंदर सिलिका जो होती है ना, सिलिका लगभग 80% हो। दूसरा लावा जिसमें सिलिका 40 से 60% हो। ठीक है। ये जो सिलिका होती है ना गाइस, ये वाली सिलिका, ठीक है, ये क्या करती है, ये फ्लो जो होता है ना, फ्लो को बहुत कम कर देती है। बहुत कम कर देती है सिलिका, मतलब इसको बहुत ज्यादा विस्कस बना देती है। मतलब वो बेचारा, उसका फ्लो जो होता है ना, जैसे पानी एकदम से बह जाता है, तो उसका जो बहाव होता है, जिसमें सिलिका ज्यादा होती है, उसका बहाव कम होता है। बहाव कम होगा। ठीक है। अब अगर बहाव कम होगा, ठीक है, इसका बहाव कम होता है, जो सिलिका है 80% जिसमें होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक लावा। क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं उसको। ठीक है। जिसके जिसके अंदर सिलिका 80% है, उसको हम बोलेंगे एसिडिक लावा। हाईली विस्कस होता है। यहां तक समझ आ रहा है? या ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट धांसू है, जरा थोड़ा ध्यान दो। चैतन्य, संगीता, संजना, अभिमन्यु, समझ आ रहा है यहां तक? लावा जो होता है, हमने सिलिका के बेस पे, कि उनके अंदर जो सिलिका है वो कितना है, उसके बेस पे हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक वो सिलिका, वो वाला लावा जिसके अंदर सिलिका 80% होता है, ठीक है, 80% या 80% से ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एसिडिक हो गया आपका। जिसका फ्लो बहुत कम होता है, जब फ्लो कम है मतलब हाईली विस्कस है वो। दूसरा वाला सिलिका, दूसरा वाला लावा जिसके अंदर सिलिका आपका 40 से 60% होता है, ठीक है, 40 से 60% होता है, तो उसका जो फ्लो होता है, उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। साथ में क्या होता है, विस्कस कम होगा ऑब्वियसली है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बात मुझे बताओ, दोनों लावा में से एक आप जो लावा जिसके अंदर सिलिका का कंपोजिशन कंट्रीब्यूशन 40 से 60% के बीच पे है, उसको हम बेसिक भी कहते हैं, क्षारीय लावा भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो लावा है, अब मुझे बताओ, इन दोनों लावा में से, मतलब एक आपका एसिडिक है, एक आपका बेसिक है, ठीक है, अगर फैलने की बात हम करें, तो कौन से वाला लावा ज्यादा फैलेगा? बताओ। एसिडिक ज्यादा फैलेगा या बेसिक ज्यादा फैलेगा? मंजीत, एसिडिक ज्यादा फैलेगा या बेसिक ज्यादा फैलेगा?
ओके, करेक्ट। ऑब्वियस है, बेसिक ज्यादा फैलेगा। बेसिक क्यों ज्यादा फैलेगा? क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिलिका का कंटेंट कम है ना, सिलिका कंटेंट कम है, लेस विस्कस है, तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो फैलेगा। जब फैल रहा है तो ऐसा लावा कौन से वाले उससे निकलेगा भाई? जब ये आराम से फैल रहा है, ठीक है, विस्कस है, मतलब कहीं से भी जरा सा भी छेद होगा वहां से ही बाहर आ जाएगा वो। ऑब्वियसली है कि ये विस्फोट नहीं करेगा। विस्फोट किस पे होगा? जिसका फ्लो कम होगा। जिसका फ्लो कम होगा, किसका फ्लो कम है? एसिडिक वाले का, जिसका सिलिका कंटेंट ज्यादा है ना। तो क्या होगा, ये देखो, यहाँ से जो केंद्रीय उद्वेदन होते हैं, नॉर्मली क्या निकलेगा, तुम्हारा एसिडिक लावा निकलेगा, जिसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा रहता है, ठीक है, और विस्फोट करके निकलेगा ये। समझ रहे हो? और जैसे ये आपका हमने देखा था फिशर वाला, फिशर से कौन सा वाला आ रहा है? बेसिक लावा आ रहा है, ठीक है। अब इसका फ्लो बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा। क्लियर है? ज्यादा क्लियर है? गुड गुड कूल, गुड 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 गुड। ठीक है, सुलावा हमने पढ़ लिया, सिलिका जिसके अंदर 80% के आसपास आपका सिलिका है, उसको हम एसिडिक बोलते हैं। सिलिका जिसके अंदर 40 से 60% है, वो हम बेसिक बोलते हैं। एसिडिक लावा में क्या होता है, फ्लो आपका बहुत कम होता है, हाईली विस्कस होता है। हमने पढ़ा अभी, बेसिक में फ्लो ज्यादा होता है, लेस विस्कस होता है। ये जो एसिडिक सिलिका, जो ये वाला एसिडिक लावा है, ये बहुत लाइट कलर का होता है। सिलिका लाइट कलर की नॉर्मली होती है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। डार्क कलर का क्या है, बेसाल्ट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो सी फ्लोर है किसका बना होगा, ग्रेनाइट का या बेसाल्ट का? बताएं। ये बेसाल्ट लिखा है मैंने भाई, बेसाल्ट। बेसिक लावा से बेसाल्ट बनता है, एसिडिक से ग्रेनाइट बनता है। तो सी फ्लोर जो है आपका किससे बना है, बेसाल्ट से या ग्रेनाइट से? बताएं। कैसे बना है? चैतन्य सही, ग्रेनाइट। संगीता, संजना सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सागर का तल कब बनता है, जब डाइवर्जेंट होता, डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस कब होगा, जब फिशर होगा, ठीक है। तल बनने के लिए लावा को फैलना पड़ेगा। लावा कौन से वाला फैलता है, बेसिक वाला। बेसिक वाला लावा फैलेगा तो क्या बनाएगा, बसाल्ट बनाएगा। ये हुई ना बात। इसको कहते हैं 24 कैरेट, ठीक है। तो सी फ्लोर, सीमा, बसाल्ट। क्यों? क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब फिशर इरप्शन हो रहा है, दरारी उद्भेदन हो रहा है। लावा कौन से वाला बाहर आ रहा है, बेसिक वाला बाहर आ रहा है, फैल रहा है, ठीक है। सिलिका कंटेंट उसमें कितना है, 40 से 60% है। आगे बढ़े। यू गाइस अ चैंपियन यार, नो डाउट। अब थोड़ा सा जान पहचान बना लेते हैं ज्वालामुखी के साथ। थोड़ी जान पहचान बना लें, जान पहचान, थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े जान पहचान बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे, ये मैग्मा चैम्बर है कहीं स्थानोस्फीयर में तो कहीं देख रहा है, मतलब नीचे से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये पाइप जिसकी हम बात कर रहे थे, वेंट पाइप है ना। ये जो मुंह है ना गाइस, ये वाला देखो मुंह, जहाँ पे मतलब ये बाहर आ जा रहा है,
उसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हो? क्रेटर। तो ज्वालामुखी जो है, जहाँ केंद्रीय उद्वेदन में जो जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। जब तक ये मटेरियल जो है, मॉल्टन मटेरियल जब तक अंदर रहता है, इको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब ये बाहर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोलते हैं? लावा। ठीक है। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या दिखेगा आपको? राख उड़ती हुई दिखेगी, धुआं हुआ निकलता, गैसेस निकलते हुए दिखेगी। ठीक है। जो ये स्टोन स्टोन मतलब पतले छोटे 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 कण नहीं निकल रहे हैं, जो तुम्हारा जो आपकी चट्टाने, टूटी चट्टाने, बहुत छोटे 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 फ्रेगमेंट्स निकल रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे, उनको आप क्या बोल देते हो? टेफ्रा। क्या बोल देते हो? टेफ्रा। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है भाई एक एक ही सिंगल से ही हो जाता है। कई बार क्या होता है, ये अगर कहीं इसको कमजोर जगह मिल गई ना, तो वहां से भी थोड़ा सा कोन बना के बाहर निकलने लगता है। उसको कई बार आप पैरासिटिक कोन भी बोल देते हो। ठीक है। अब क्या होगा? मतलब अभी तो ये बेचारा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ठीक है। फिर क्या होगा? जब यहाँ पे लावा थोड़ा सा कम पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये लावा ही है जो मैग्मा है ना, यहाँ पे सूख जाएगा। ठीक है। सूख जाएगा तो इस ढक्कन को ना, यहाँ पे ढक्कन की तरह बंद हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे आप? वॉल्केनिक प्लग। ठीक है जी। और कई बार क्या होता है, जब ये मतलब बंद हो जाता है, तो ये जो तुम्हारा क्रेटर होता है ना, क्रेटर में बारिश वारिश का पानी जमा हो जाता है। ठीक है। और वहां पे एक झील सी बन जाती है। ठीक है। झील बन गई ना, तो ये पूरा क्या था? ये क्रेटर ही था, है ना। उसमें जम गया, पानी वानी भर गया, पानी वानी भर गया, तो एक बन गई लेक। क्रेटर लेक बन जाती है। ठीक है मालिक, आगे बढ़े। ये मैं बता रहा था, चट्टानों के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, ये तो उड़ रहे नीचे निकल रहे हैं भाई, इसको क्या बोलते हो आप? टेफ्रा। तो टेफ्रा क्या है? मतलब स्टोन के, चट्टानों के छोटे 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 पार्टिकल्स। ठीक है। ये वही है, मैग्मा चैम्बर था, यहाँ से है ना निकल रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये पत्थर छोटे, मतलब कंपैरेटिवली थोड़े बड़े बड़े पत्थर से बाहर आते हैं, इनको आप क्या बोलते हो? वॉल्केनिक बॉम्ब। ये तो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े वुकड़े जो बाहर निकल रहे हैं, उसको बोल देते हो आप टेफ्रा। लेकिन थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े, मतलब पत्थर वत्थर निकलते हैं ना, उसको वॉल्केनिक बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है। ये देखो वेंटी है, ये क्रेटर हो गया, है ना। यहाँ पे भी एक छोटा सा ही बाहर निकला, तो यहाँ पे भी वेंट हो गया। समझ रहे हो? ठीक है। ये लावा यहाँ से लेकर यहाँ से फ्लो कर रहा है। लावा जब फ्लो करता है, उसके साथ पानी वानी जब मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? लहर। सेंटर क्या होता है? जो आपका ये मटेरियल बाहर आ रहा है ना, ठीक है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सेंटर। ठीक है। लावा जब पानी के साथ मिलके बहता है, उसको हम बोलते हैं लहर। लावा फ्लग अभी हमने पीछे देखा कि क्या होता है, जब जो आपका लावा है ना, माउथ पे जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको बंद कर देता है, उसको क्या बोलते हो आप? लावा प्लग। ज्यादा तेज तो नहीं हो गया गाइस? ज्यादा तेज तो नहीं हुआ? समझ आ गया? सो सिंडर क्या है? सिंडर आपका जो मैग्मा है ना, बाहर आ रहा है, सॉलिडिफाई हो गया, उसको आप सिंडर बोलने लगे रहे हो। लहर क्या है? लहर वही है जो लावा आपका बाहर निकला है ना, ठीक है, वो क्या कर रहा है? पानी वानी के साथ मिलके बह रहा है, जिसको आप लहर बोलते हो। ठीक है। मैग्मा आपका मुंह पे गया, है ना, वहां जाके सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई होने से क्या हो गया? ऊपर गया, सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है। सॉलिडिफाई होकर उसने जो आपका क्रेटर था, जो ज्वालामुखी का मुंह था, उसको बंद कर दिया, एक प्लग टाइप बना दिया। उसको क्या बोलते हो आप? लावा का प्लग बोलते हो। ठीक है साहब। वॉल्केनिक प्लग, लावा प्लग। आगे बढ़े। ठीक है।
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या है। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या है, देखो कई बार क्या होता है, वॉल्केनो बाहर निकल रहा है, कई बार तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव मतलब बाहरी आपके कोई ना कोई लैंडफॉर्म बन जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, वॉल्केनो बेचारा अर्थ के बाहर तो नहीं आ पाता, लेकिन वो क्या आता है, वो अंदर ही अंदर ना कहीं दरारें क्रैक्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर फंस जाता है, ठीक है। तो वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बना लेता है। तो ये हम क्या करेंगे, कल इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वही लेकोलेथ, बेथोलेथ, ठीक है, फैकोलेथ, ठीक है। तो वो हम अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे और इसके बाद हम रॉक्स पे आ जाएंगे। छोटा सा ही चैप्टर बचा है अपना, ये लैंडफॉर्म वाला। उसके बाद हम रॉक्स पे आ जाएंगे। रॉक्स पे आ जाएंगे, नहीं आई थिंक हमें लैंडफॉर्म्स पहले करने पड़ेंगे, देखते हैं। या तो कल हम लैंडफॉर्म्स करेंगे या फिर हम लैंडफॉर्म्स ये तो कंप्लीट करने ही है, बट कल से हमको या तो हम रॉक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इरोजन विरोजन अगर आपको पहले पता लग जाएगा ना, ठीक है, रॉक्स में हम इरोजन वगैरह वेदरिंग वगैरह करेंगे ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कौन सा लैंड फॉर्म इरोजनल है, कौन सा हुआ है। तो पहले हमें रॉक्स ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया है, यू एंजॉयड दी सेशन, ठीक है। ठीक है जी। कल की क्लास चैतन्य, कल है वेंसडे, सो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आज की क्लास कल होनी थी ना, तो आज कल मैं एक बार देख लेना, स्केड्यूल देख लेना, यू गाइस गेट मैसेज। आप टेलीग्राम पे हो ना? टेलीग्राम का लिंक क्या है यार, मैं भूल जाता हूँ, नया बनाया ना लोग ने, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है गाइस। CSE ये है टेलीग्राम का लिंक, यहाँ लिख देता हूँ। ये है तुम्हारा टेलीग्राम का जो लिंक है ना, टेलीग्राम का लिंक है CSE_, ये अंडरस्कोर है, जियोग्राफी। CSE_ज्योग्राफी, ठीक है। जिसने नहीं ज्वाइन किया प्लीज ज्वाइन कर लो। ठीक है। यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब का लिंक क्या है? यूट्यूब को आई थिंक रविंदर_IAS ही है। वेट अ मिनट, हाँ यूट्यूब है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। यूट्यूब है आपका रविंदर_IAS, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो मुझे, ठीक है, ज्वाइन कर लो। ये यूट्यूब ऐप ज्वाइन कर सकते हो, ये टेलीग्राम का लिंक है, CSE_ज्योग्राफी, ठीक है। और ये आपका यूट्यूब का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम,
राइट, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड वन।